हेलो बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ सीएल करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन रहेगा। इसके जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है वो हम सॉल्व करेंगे विद हेल्प ऑफ कंसेप्ट। इज दैट क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? ये 2023 का क्वेश्चन है। ये डिजीज जेनेटिक डिसऑर्डर से हमारा ये क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो यहां पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए पूछा गया है, यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट देखने के लिए हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे। स्टेटमेंट ए, दिस ऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन। पहली स्टेटमेंट ही यहां पर इनकरेक्ट हो गई है। लैंगडन डाउन ने बच्चों डाउन सिंड्रोम दिया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहीं पर क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। इसको हम ऐसे मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट, सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट। ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट मीन्स मेल कैरेक्टर शो होगा। However, the feminine development is also expressed. तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि ओवरऑल यहाँ पर मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स शो होंगे बट फेमिनाइन डेवलपमेंट भी हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट बी है बच्चों ये हमारी करेक्ट है। एक स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड। नहीं, यहां पर वो शॉर्ट स्टैचर नहीं है। अगर नॉट आंसर होता तो हम इसको भी करेक्ट करते, पर नॉट वर्ड नहीं है, तो ये भी हमारी क्या हो गई? इनकरेक्ट। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड मीन्स अफेक्टेड है। यहाँ पर यूजुअली ये जो है किस में अपीयर होगा? डाउन सिंड्रोम में, ठीक है। तो जनरली ऐसा होता है कि इसमें भी ये सिंड्रोम देखने को, हमें ये जो डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है सिम्टम्स, बट यूजुअली बच्चे ये डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। इसीलिए हमारा अप्रोप्रिएट आंसर ये डी नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे, सच इंडिविजुअल्स आर स्ट्राइल मीन्स नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। तो ये चीज भी बिल्कुल ठीक लिखी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट का ऑर्डर क्या जाएगा? बी एंड ई। बी एंड ई। अगर हम बात करें इसका, अगर हम देखें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसने दिया था, तो ये हैरी क्लाइनफेल्टर 1942 में डिस्क्राइब किया था, बट ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। एनसीईआरटी में नॉट गिवन, इसीलिए यहां पर इन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट नहीं बनाई। तो जो चीज एनसीईआरटी से रिलेटेड है हमें उनको ही फोकस करना है, वही साइंटिस्ट हमें करने हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों बी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ब्रॉड palm with single palm crease is visible in a person suffering from। अब जनरली क्या होता है कि जो हमारी पाल्म होती है उसमें दो क्रीज देखने को मिलेगी, बट इसने पूछा है सिंगल पाल्म क्रीज। अब सिंगल पाल्म क्रीज की बात करें तो इस कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे? पहले तो हमें ये लिख लेना है एनसीईआरटी में, इसको बोलेंगे सीमियन पाल्म क्रीजर। अगर मैं लिखूं नॉर्मली हैविंग टू पाल्म क्रीज, बट इसने बोला सिंगल पाल्म क्रीज है, ब्रॉड पाल्म विद सिंगल पाल्म क्रीज। तो ऐसा डिसऑर्डर का नाम क्या होगा? डाउन सिंड्रोम बच्चे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस सिंड्रोम के अंदर ऐसा इसलिए होता है कि यहां पर जो क्रोमोसोम 21 है
क्रोमोसोम 21, अब आप सभी को पता है कि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। अगर हम यहाँ देखें, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर ऐसे पेयर है, इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई है। होने चाहिए थे 2, बट एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21 क्रोमोसोम पे। ठीक है, तो 21 क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा कॉपी होने की वजह से हमें कुछ ऐसे फीचर्स अपीयर होंगे डाउन सिंड्रोम पर्सन के अंदर। इज दैट क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डाउन सिंड्रोम रहेगा। ठीक है, थैलेसीमिया तो एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होती है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम बिल्कुल नहीं है, क्लाइनफेल्टर हमने अभी देखा ही था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following symbols represent mating between relative in human pedigree analysis? अब पेडिग्री एनालिसिस से ये टॉपिक आया है। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है टू फाइंड आउट ट्रेट, या हम बोल सकते हैं करेक्टर इन अ फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, किसी एक ट्रेट के बारे में स्टडी करना उनके डिसेंडेंट के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे पेडिग्री एनालिसिस। तो यहां बोल रहा है कि कौन सा सिंबल है जो क्लोज रिलेटिव के बीच में मैरिज रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्लोज रिलेटिव मीन्स ब्लड रिलेटिव में मैरिज, ये 2023 का ही क्वेश्चन है। क्लोज रिलेटिव का मतलब है बच्चों यहाँ पर ब्लड रिलेशन में मैरिज करना। अगर हम सिंपल इसके सिंबल पर चले तो जनरली क्या होगा, जो एक रेक्टेंगल बना होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं मेल, ये मेल है। ये जो सर्कल है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और हमने रेक्टेंगल को थोड़ा सा स्पिंडल फॉर्म में लिया है, तो ये है हमारा सेक्स अनस्पेसिफाइड। और अगर हम इनको फिल कर देते हैं, तो फिल करने से अब वो फीमेल क्या हो चुकी है, अफेक्टेड। ठीक है, तो अब यहां पर पूछा है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है, इसके अंदर मेल और फीमेल की मैरिज के लिए होता तो एक सिंगल साइन आना था, अगर वो ब्लड रिलेटिव में नहीं है, जैसे कि फोर्थ ऑप्शन में है। बट अगर हमें क्लोज रिलेटिव का देखना है बच्चों, तो क्लोज रिलेटिव का ऑप्शन ए ही बनेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो हमारा मेल है, यहाँ पर फीमेल से मैरिज के साथ दो लाइनें जो आपको नजर आ रही है, ये जो 2 लाइनें हैं, ये कैसी मैरिज को दिखाती है, कॉन्सेंग्विनियस। क्या बोलेंगे इस टर्म को? कॉन्सेंग्विनियस मैरिज। ऐसी मैरिज जो ब्लड रिलेशन में होती है। वैसे ये मैरिज जो है रिसेसिव डिसऑर्डर जनरेट करती है, ये इतना अच्छा नहीं है, बट ये है तो हमने पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्सेंग्विनियस जो मैरिज होती है, इसका सिंबल हमने देख लिया, 2 लाइन हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन अ सेम क्रोमोसोम। अब यार रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी की बात बोल रहा है कि एक क्रोमोसोम पर जीन पेयर है और उनकी जो बीच का डिस्टेंस है, ओके, पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन जीन मैप, ये टर्म किसने यूज की थी फर्स्ट टाइम? डिस्टेंस बिटवीन जीन मैप मीन्स जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप का जो कॉन्सेप्ट है, टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट ने दिया था। टीएच मॉर्गन हमारे जो साइंटिस्ट थे जिसने लिंकेज को भी डिस्क्राइब किया था, तो टीएच मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे उनका नाम था एल्फ्रेड स्टुअर्टी वेंट। इसने जेनेटिक मैप को बच्चे यूज किया था। तो उसका करेक्ट आंसर सीधा बनता है, इसमें हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं, तो उसका करेक्ट आंसर है बी। ये हमारा 2023 का ही क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर से 4 से 5 हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द फिनोमिना ऑफ पीलियोट्रोपिज्म रेफर्स टू। अब ये बहुत अच्छा टॉपिक है पीलियोट्रोपिज्म। इसको आपको कैसे लर्न करना है, अपनी एनसीईआरटी में मार्क करना है इसको। यहां पर आपको याद रखना है, एक सिंगल जीन
सिंगल जीन की वजह से मल्टीपल इफेक्ट आते हैं, मल्टीपल इफेक्ट मींस एक सिंगल जीन में चेंज आता है और वो बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट को कंट्रोल करता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब ये जो डिजीज है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा कि जो फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। नॉर्मल कंडीशन में फिनाइल एलानिन किस में कन्वर्ट होती है? टायरोसिन में कन्वर्ट होती है। बट इस डिसऑर्डर में क्या होगा कि जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है वो एंजाइम जो है उसकी सिंथेसिस जो है वो म्यूटेट हो जाती है। अब एंजाइम का नाम क्या है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज। अब ये जो एंजाइम है इसके अंदर मींस इस एंजाइम को जो जीन कोड कर रहा है, अब वो जीन है एक, इस जीन की वजह से इसमें क्या हो गया? म्यूटेशन। अब म्यूटेशन होने से मल्टीपल इफेक्ट क्या आ गई? अब मल्टीपल इफेक्ट की अगर हम बात करें, स्किन के अंदर पिगमेंटेशन हो गई, ठीक है, रिडक्शन इन हेयर, मेंटल रिटार्डेशन। इट मीन्स अफेक्ट तो बहुत सारे आए बट जीन एक ही है। आपको कैसे लर्न रखना है कि प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। फिनोटिपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस जो हमें आसानी से विजिबल हो रही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए ही रहेगा, सॉरी बी रहेगा बच्चों, कि एक सिंगल जीन के अंदर मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। तो हमें एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, एक जीन मैनी इफेक्ट, एक जीन मैनी इफेक्ट। तो इसका अच्छा एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन्यूरिया। कौन से एंजाइम जो जीन कोड कर रहा है, हाइड्रोक्सिलेज वाले एंजाइम जो है इसमें म्यूटेशन होती है तो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और ऐसा नहीं होगा तो इसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिनाइल एलानिन एज इट इज जो है यूरिन में जाएगा क्योंकि किडनी का रीअब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं है कि वो फिनाइल एलानिन को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो प्लियोट्रोपिज्म है, हो सकता है इस साल ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसका जो डिसऑर्डर उसका एग्जाम्पल बताइएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हमने देख लिया, ऑप्शन जो बी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को हम देखते हैं, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है, ये 2022 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, मेंडल स्टडीड 7 pair of contrasting trait in a pea plant and the purpose the law of inheritance। बिल्कुल ठीक लिखा है। जो मेंडल थे, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। पहली बात, ये हमारे मेंडल थे, ये भाई हमारे फादर थे। हमने एक जगह लिख लेना है मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ठीक है। किस पे वर्क किया? वर्क ऑन पी प्लांट। अब पी प्लांट को क्या बोलते हैं? पाइसम। अब कहोगे मैम इतना बेसिक बातें बता रहे हो, मैं नहीं बता रही हूँ बच्चों, ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। पाइसम, गार्डन पी पे काम किया था इसने, पाइसम स्टाइवम इसका साइंटिफिक नेम है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो मेंडल गेव 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब वो 3 लॉ क्या थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल ने ये 3 लॉ दिए थे। स्टेटमेंट बिल्कुल फर्स्ट करेक्ट है हमारी, ये हम कर लेते हैं करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड रीड करते हैं, 7 कैरेक्टर्स एग्जामाइन। अब यहाँ 7 पेयर बोला है, एक पेयर में 2 ट्रेट कंट्रोल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 7 कैरेक्टर है, पेयर में है, तो कितनी ट्रेट आनी चाहिए? 14, ठीक है। तो 7 कैरेक्टर कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ शॉर्टकट एक बार लिख लेंगे एनसीईआरटी में,
एस क्यूब पी स्क्वायर एंड एफ स्क्वायर। इसको हमने खुद से बनाया है बच्चे। एस क्यूब पी स्क्वायर एफ स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर एस की अगर हम बात करें तो सारे जो एस वाले कैरेक्टर है वो में एकदम स्टिक याद रहेंगे कि जो सीड शेप लेनी है, हमें सीड का कलर लेना है और स्टेम की हाइट लेनी है। तो एस वाले एक जगह हो गए। पी वाला जो है पॉड कलर है, पॉड की शेप हो गई है ना। फ्लावर कलर है और फ्लावर का पोजीशन। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दी गई है, ठीक है। अब इसका मतलब ये जो एक पेयर दो ट्रेट को कंट्रोल करता है तो एक ट्रेट होगी डोमिनेंट और एक ट्रेट होनी चाहिए रिसेसिव। तो हमने यहां से एक दो क्वेश्चन और भी देखे और ये क्वेश्चन जो है इसकी दोनों स्टेटमेंट भी हमने देखी कि करेक्ट है कि मेंडल ने पी प्लांट पे वर्क किया था, 3 लॉ दिए थे। अगर हम इसका ईयर देखें तो 56 से 1863। पब्लिश कब हुआ था इसका काम? 1865 में। रीडिस्कवर हुआ था 1900 में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहां से हमें इसके 3 लॉ भी पता चले और मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एसर्शन। अब एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आपका रैंकिंग के लिए दिया जाता है कि आपकी रैंक क्या लाई करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है थोड़े से गलत होने के चांसेस होते हैं। ध्यान से पढ़े। एसर्शन क्या है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट does not hold good for the gene that are located closely on the same chromosome। ये कह रहा है कि जो मेंडल का थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई नहीं होता उन जीन्स के लिए जो क्लोजली रिलेटेड है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मेंडल का थर्ड लॉ था बच्चे, उसकी एक्सेप्शन लिंकेज है। इस चीज को एनसीईआरटी में लिखना कि जो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो उसकी अगर हम एक्सेप्शन की बात करें, इसकी एक्सेप्शन है लिंकेज। ये थर्ड लॉ है और इसकी एक्सेप्शन है लिंकेज, तो ये ट्रू है। अब ये इसलिए ट्रू है कि अगर एक क्रोमोसोम पर, ये क्रोमोसोम है, इस पे 2 जीन आपस में क्लोजली रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली जब ये अलग होंगे तो एक साथ ही होंगे, तो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कुछ ऐसी ही है कि क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। अब ये बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट, इसका जो रीजन है वो गलत इसलिए हुआ कि इसने बोला इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे। यहां पर अगर आंसर होता टुगेदर, वो एक साथ असॉर्ट होंगे, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती। अदरवाइज ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? रॉन्ग हो गई, ठीक है। तो इसका असर्शन ही ठीक है, इसका रीजन बिल्कुल रॉन्ग है। तो करेक्ट देखते हैं, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, टाइप ऑफ 6 डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन। अब ये जो 6 डिटर्मिनेशन से रिलेटेड टॉपिक है 2022 में आया है ये। अगर हम इसका कंडीशन पढ़े, एक्सो टाइप की अगर बात करें तो यहां पर 2 चीजें हमें जाननी है। फीमेल यहां पर होमोगैमेटिक है। होमोगैमेटिक का मतलब होता है सेम गैमेट है, सेम टाइप के गैमेट है, सेम टाइप ऑफ गैमेट। इट मींस फीमेल की कंडीशन है यहाँ X और X, ठीक है। मेल जो है वो यहाँ पर हेट्रोगैमेटिक है। अब हेट्रोगैमेटिक की अगर हम बात करें तो 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स। अब हो सकता है उसके पास X भी हो सकता है या विदाउट X है यहाँ पर, ठीक है। या हम लिखे इसको Y नहीं है, XO एंड XY। ये फीमेल नहीं, सॉरी, ये मेल की बात बता रहा है, तो फीमेल तो यहाँ पर क्या रहेगी?
होमोगैमेटिक। तो यहाँ पूछा गया कि एक्सो टाइप का एग्जाम्पल दीजिए। तो एक्सो टाइप के एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर ग्रास होपर है, ये हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अगर मैं बात करूं ड्रोसोफिला की, तो ड्रोसोफिला तो कैसी कंडीशन को दिखाता है, एक्स 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 वाई। तो ग्रास होपर में क्या हो गया, एक्स 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 ओ कंडीशन। इज दैट क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी ग्रास होपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इफ ए कलर ब्लाइंड फीमेल मैरिज अ मैन whose mother was also color blind। इस क्वेश्चन को करते हैं कि यहाँ पर कलर ब्लाइंड फीमेल, अब इसको हम देखते हैं तो कलर ब्लाइंड जो है वो एक्चुअली कलर ब्लाइंड एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब इस डिजीज के अगर हम देखें यहाँ पर क्या कंडीशन है कलर ब्लाइंड होने की, इसमें क्या होगा कि जो रेड और ग्रीन कलर है उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल हमारी क्या है, कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड को दिखाने के लिए फीमेल के पास पूरा सेट ऑफ एक्स क्रोमोसोम है, तो इसके ऊपर मैं सी डेजिग्नेट कर रही हूँ, इसका मतलब ये फीमेल क्या, कलर ब्लाइंड। अगर इसके एक एक्स पे है तो वो कैरियर होती, बट ये कलर ब्लाइंड बोल रहा है तो हम इसके दोनों एक्स पे सी को दिखा रही हूं, ठीक है। अब इसकी मैरी हो गई मैन। अब मैन क्या है, उस मदर वॉज कलर ब्लाइंड, मैन की जो मदर, तो इसका मतलब मैन की मदर क्या है, कलर ब्लाइंड है। क्या है, कलर ब्लाइंड। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहां पर ये जो सन है इसका, ये भी तो कलर ब्लाइंड होगा। तो इसको हम देखते हैं, ये कलर ब्लाइंड, और यहां अब हम बनाएंगे इसके गैमेट। गैमेट बनाएंगे तो एक्स सी इधर से एक्स सी एंड वाई, पन्नेट स्क्वायर का यूज करके इनको हम पुट करते हैं, इससे आसान हो जाता है हमारा। एक्स सी इधर हमने एक पूरी टाइप रख दी एक्स सी। अब अगर हम देखें तो यहां पर जो फीमेल है एक्स एंड एक्स, ये कलर ब्लाइंड आ गई। मेल है ये भी कलर ब्लाइंड है, फीमेल फिर से कलर ब्लाइंड, मेल कलर ब्लाइंड। मेल के एक एक्स पे सी है, इसका मतलब मेल कलर ब्लाइंड ही है। ओके, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, उसकी पूरी प्रोजेनी क्या है, कलर ब्लाइंड है। कंप्लीट प्रोजेनी क्या है, कंप्लीट प्रोजेनी कलर ब्लाइंड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहना चाहिए कि 100% यहां पर प्रोजेनी क्या दिखा रही है, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखना है आप लोगों को। क्वेश्चन 10, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय पेरेंट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इन द F1 एंड F2 प्लांट कैन अंडरस्टूड। ये पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कि भैया जिसमें जाइगोट भी दिखा रहे हैं हम, प्रोजेनी भी दिखा रहे हैं, F1 F2, तो हम कौन सा डायग्राम यूज करते हैं इन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, पन्नेट स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पन्नेट स्क्वायर। अगर यहां से साइंटिस्ट पूछ लिया जाए तो एनसीईआरटी में बिल्कुल मेंशन है, रेगिनेल्ड सी पन्नेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पन्नेट स्क्वायर। यहां डबल एन आएगा, थोड़ा आप इसकी स्पेलिंग देख लेना। तो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल ब्लड ग्रुप ABO। अब यहां पर ABO ब्लड ग्रुप के लिए पूछा गया है कि जीन जो आई है वो कंट्रोल कर रहा है, स्टेटमेंट हमें रीड करनी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं, जो जीन आई है ये 3 अलील को कंट्रोल कर रहा है, IA, IB, स्मॉल आई, या हम इसको O दिखा रही हूं। तो ये जो हमारा IA है, इससे ब्लड ग्रुप A आएगा, ये ब्लड ग्रुप B के लिए है और ये O के लिए। बट इन तीनों अलील में से आपको ये लर्न रखना है कि आउट ऑफ
3 अलील। अब ये 3 अलील है, जीन आई कंट्रोल 3 अलील। अब आउट ऑफ 3 ओनली 2 अलील प्रेजेंट इन अ पर्सन। इन तीनों में से 2 ही मिलेंगे किसी भी पर्सन के अंदर, ठीक है। तो एक चीज तो हमने ये देखी कि वो 3 अलील है, दूसरा उनमें से 2 प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें कि ये जो हमारा जीन आई है ये आरबीसी के सरफेस पर एक्ट करेगा, तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि आपको आपका ब्लड ग्रुप ए आने के चांसेस है, तो यहां पर अलील ए ने क्या प्रोड्यूस किया, टाइप ऑफ ए शुगर, टाइप ऑफ ए शुगर, या हम उसको बोलेंगे एंटीजन। अगर मैं बोलूं यहां बी आने के चांसेस है, तो अलील बी ने किस टाइप का शुगर दिया, बी, यानी कि बी टाइप का शुगर, या हम उसको एंटीजन बोल रहे हैं, शुगर इज यहाँ पर एंटीजन हो गया एक तरीके से। तो आरबीसी के सरफेस पे आई ए और आई बी दोनों ही शुगर प्रोड्यूस करेंगे, यहां पर नो शुगर फॉर्मेशन। ओ जो है यहां पर शुगर फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये दोनों करेंगे, ये नहीं करेगा। तो इस स्टेटमेंट को अब देखते हैं, हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट देखा था। A person will have only 2 of the 3 allele, ये बात हमने देखी, 3 में से 2, ये स्टेटमेंट जो पहली है वो बिल्कुल करेक्ट है। When I and IB are present together, they express same type of sugar, ये गलत है, ये गलत है बच्चों। अब इसने बोला है सेम टाइप, सेम टाइप का नहीं होगा, डिफरेंट टाइप का, ये डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आई ए अलील ए टाइप का शुगर बना रहा है, बी वाला बी, तो दोनों अलग अलग बना रहे हैं, ठीक है। तो वो एक कैसे हो सकता है, ये गलत है। बी आंसर हमारा क्या है, रॉन्ग। बाकी स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं एक बार। अलील स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस, ये हमने देखा कि आई या ओ कोई भी शुगर नहीं बनाता है। जीन आई के 3 अलील है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। तो इसका डिसकरेक्ट आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, रॉन्ग, बी, ठीक है। तो अब इस तरह का जो क्वेश्चन है ये आपके कोडोमिनेंस वाले टॉपिक में भी गिवन है बच्चों। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। साइंटिस्ट के नाम हमें एज इट इज लर्न करने हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल अगर हम बात करें, वर्ड दे दिया एक्सपेरिमेंटल, तो इसका आंसर आएगा टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन ने दिया था एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। अगर हम नॉर्मल क्रोमोसोमल थ्योरी की बात करते हैं तो यहां पर सट्टन एंड बोवरी आएगा, ठीक है। बट अगर हमने इसके लिए क्रोमोसोमल के लिए एक्सपेरिमेंटल वर्ड लगा दिया तो इसका आंसर रहेगा टी.एच. मॉर्गन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं उसको यहां से रब कर देती हूँ। बच्चा जो बीच से वीडियो देखेगा उसको लगेगा कि क्रोमोसोमल थ्योरी मैडम बता रही है कि एक्सपेरिमेंटल सट्टन ने दिया, नहीं बच्चों, मैं एक्सपेरिमेंटल बता रही हूँ, टी.एच. मॉर्गन ने दिया है, नॉर्मली वो सट्टन एंड बोवरी ने दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा मॉर्गन रहेंगे। 13 क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। अब करेक्ट मैच को हम देखते हैं। फिनाइल कीटोनूरिया अभी हमने पढ़ा था, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। अब पहले ही हमारी जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट मैच नहीं कर रही है, बिल्कुल ही नहीं कर रही है। ये लिखा है कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, ये गलत हो गया। ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। सिकल सेल एनीमिया हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, क्रोमोसोम 11। अब इसमें क्या, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ये बिल्कुल ठीक है। ये क्रोमोसोम 11 वगैरह हमने कुछ ऐसा नहीं देखना है, ठीक है। थैलेसीमिया जो है ये गलत हो गया, ये गलत इसलिए हुआ, ये भी बच्चे ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होती है, रिसेसिव। हीमोफीलिया इसलिए गलत हुआ, इसको वाई बोला है, ये एक्स लिंक्ड होगी, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सिकल सेल एनीमिया जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। तो यहां पर हमें 4 डिजीज के बारे में भी पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अभी हमने किया था। अगर इसका एक्सपेरिमेंटल आता है तो टी.एच. मॉर्गन है,
नॉर्मल आ रहा है तो क्या आएगा, सटन एंड बॉबरी। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं 15. The number of contrasting characters studied by Mendel for his experiment. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों को डाउट रहता है। डाउट क्या रहता है, 7 नंबर भी पता है मैम, 14 भी, ऑप्शन क्या ठीक करे। अगर बच्चों देखो कैरेक्टर बोला है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वर्ड आ गया, तो आपको फाइंड आउट करना है कि उसका आंसर 7 है। अब ध्यान से सुनना, मैं अगर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बजाय मैं यहां पर ऐसे बोलूं, पेयर ऑफ ट्रेट बोलूं, या मैं ऐसे बोलूं ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट्स या वेराइटीज। इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर अगर हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट या ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट वैरायटी, तो आंसर रहेगा आपका 14, क्योंकि एक पेयर में आपकी 2 ट्रेट आती है। यहां पर अगर मैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिख रही हूं तो आपका इसका आंसर रहेगा 7। कैरेक्टर की बात करेंगे तो 7, और ट्रेट पूछी जा रही है, वैरायटी वर्ड आ रहा है, तो उसका आंसर रहेगा 14। ठीक है, तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे और 7 की 14 ट्रेट्स थी। व्हाट मैप यूनिट इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप? ये 2019 का क्वेश्चन है। अब ऐसी इंफॉर्मेशन हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये गिवन है कि भाई जेनेटिक मैप का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट, जो टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट थे। बट क्वेश्चन करेंगे हम, अब ये कह रहा है सेंटी मॉर्गन, ये मैप यूनिट वर्ड गिवन है। एक मैप यूनिट को मैं बोल रही हूं सेंटी मॉर्गन, क्योंकि मॉर्गन साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूज किया डिस्टेंस के लिए सेंटी वर्ड ले लिया। एक मॉर्गन यूनिट होती बच्चे 1% क्रॉस ओवर को दिखाती है, 1%। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, 2 जीन के बीच का डिस्टेंस अगर हम देखें, डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन, तो उसके बीच में 1% क्रॉस ओवर रहेगा। वो डिपेंड करता है उनका डिस्टेंस कितना है, ज्यादा हो जाएगा तो हमारा जो क्रॉस ओवर का जो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमें याद रखना है, एक मॉर्गन यूनिट इज इक्वल टू 1% क्रॉस ओवर। ये आप अपनी एनसीईआरटी में मेंशन कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते, 1% हमारा कहाँ दिया, ऑप्शन सी दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग द 1% क्रॉस ओवर। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों सी। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन पर चलेंगे। व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट? अब ओवरऑल तो उसके अंदर मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, बट डेवलपमेंट हो जाती है गायनिकोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया एक फेमिनाइन डेवलपमेंट है। अब यहाँ फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें डेवलप हो गए, इसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ये कैसा कैरेक्टर है, फेमिनाइन। और ऐसा जो पर्सन होगा वो स्ट्राइल होगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ऐसा कंडीशन हमें किसमें देखने को मिलती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। अब इसका जो कैरियोटाइप है वो कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों। जो कैरियोटाइप है वो कैसे होगा, देखो यहां पर फेमिनाइन कैरेक्टर जो है एक्स्ट्रा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो मेल है। अब उसमें एक एडिशनल एक्स आ गया है, एडिशनल एक्स आ गया है तो उसके अंदर मेल वाले तो थे, अब फीमेल के भी कैरेक्टर अपीयर होंगे। तो उसका कैरियोटाइप क्या रहेगा, 47, ठीक है, 47 XXY। इज दैट क्लियर, इंस्टेड ऑफ 46, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है भाई हमारा, इन एंटीरिनियम स्नैपड्रैगन रेड फ्लावर वॉज क्रॉस्ड विद द व्हाइट फ्लावर। क्यों ना हम इस क्रॉस को देख ही ले एक बार। रेड फ्लावर को क्रॉस किया, चलो मैंने लिख लिया रेड, ठीक है,
वो प्योर होमोजाइगस कंडीशन का है, ठीक है। क्रॉस किया है व्हाइट फ्लावर से, तो अब इनके मेटिंग से F1 प्रोजेनी क्या आएगी, गैमीट है सेम टाइप का, तो मैं एक दिखा रही हूं इधर, ठीक है। तो इनका F1 प्रोजेनी रहेगा पिंक कलर, ये हमारा व्हाइट था पेरेंट, इधर हमारा रेड था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, F1 से जब F2 पर चलते हैं, अब F1 होता है, सॉरी F2 होता है, F1 को F1 से क्रॉस करना मीन्स सेल्फिंग। अब ऐसा कर रहे हैं तो हमारा F1 क्या था, R, कैपिटल R, स्मॉल r। अब इनका अगर हम क्रॉस देखें तो पन्नेट स्क्वायर बनाते हैं, क्या रहेगा हमारा रेशो, वही जो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बन रहा है, 1:2:1 रहेगा। तो हम इसका रेशो लिख लेते हैं इधर, R R R स्मॉल r, R स्मॉल r, R और R। तो यहां पर 1/4 है हमारा रेड, 1/4 है हमारा व्हाइट और 2/4 है हमारा, 2/4 है हमारा पिंक, ठीक है। तो अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है। दिस एक्सपेरिमेंटल डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, बिल्कुल ठीक लिखा है। क्यों फॉलो नहीं कर रहा, अगर वो डोमिनेंस लॉ को फॉलो करता तो बच्चे यहाँ पिंक कलर नहीं आना था, डोमिनेंट तो यहाँ पर आर रेड है ना, तो रेड ही आना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट पहली बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, याद रखना इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो मेंडल ने लॉ दिया था डोमिनेंस का, उसका एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ये स्टेटमेंट बी भी बिल्कुल ठीक है। रेशो F2 यही हमें विजिबल हो रही है, 1/4 रेड है, 1/4 व्हाइट है, 2/4 हमारा पिंक है, तो स्टेटमेंट 3 भी हमारी करेक्ट है। लास्ट देखते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, ये गलत है। सेग्रीगेशन का लॉ हर जगह अप्लाई होगा बच्चों, ये आपको याद रखना है, डज नॉट अप्लाई नहीं आना चाहिए था, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट बनेगी, क्योंकि सेग्रीगेशन का लॉ कैसा होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। सभी प्लांट्स में या सभी ऑर्गेनिज्म में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा, गैमेट्स अलग होंगे एक दूसरे से, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है ये, बट इसने लिखा डज नॉट, तो इसीलिए ये आंसर जो है हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और इस फ्लावर का जो नाम है वो स्नैपड्रैगन है, थोड़ा डॉग शेप के फूल होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। अब इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं कि ट्रांसमिशन जब हो रहा है ब्लड ग्रुप का, तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई होते हैं देखते हैं। ए लिखा है डोमिनेंस, बिल्कुल करेगा, ब्लड ग्रुप ए और बी हमेशा डोमिनेंट होते हैं ऊपर, तो डोमिनेंस बिल्कुल ठीक है। को डोमिनेंस भी ठीक है, कैसे ठीक है बताएंगे अभी। मल्टीपल डोमिनेंस भी ठीक है, बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस गलत है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस गलत है। तो अब यहां पर देखते हैं कि ये कैसे करेक्ट है। देखो यहां पर हमेशा याद रखना है आपको, ब्लड ग्रुप A and B dominant over O, इसीलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस लग रहा है। और डोमिनेंस इसलिए करेक्ट है कि ब्लड ग्रुप A को कंट्रोल करने के लिए IA और ब्लड ग्रुप B के लिए IB दोनों ही अगर सेम आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट है, तो A और B अपने कैरेक्टर इंडिविजुअली क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो मतलब को डोमिनेंस, दोनों डोमिनेंसी दिखा रहे हैं, मिलकर दिखा रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप ए बी इसका बेस्ट एग्जांपल है। जिन पर्सन में ब्लड ग्रुप ए बी होता है वहां को डोमिनेंसी दिखाई गई है, ठीक है। मल्टीपल डोमिनेंसी किस लिए करेक्ट है
कि यहां पर ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए मोर देन अलील प्रेजेंट है, मोर देन 2 अलील प्रेजेंट है। आपने देखा यहां पर IA, IB और O के लिए है स्मॉल i या O, तो एक से ज्यादा अलील है, तो इसीलिए बच्चों ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तीनों प्रिंसिपल्स हमारी इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन पर अप्लाई होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? A, B एंड C। इसका करेक्ट आंसर रहेगा B। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, अ वुमेन हैज एन एक्स लिंक्ड कंडीशन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। एक विमेन के पास एक्स लिंक्ड कंडीशन है ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम पर। इस क्रोमोसोम को इनहेरिट किस में करेगी वो? ओनली डॉटर में, सन में, ओनली ग्रैंड चिल्ड्रन में, बोथ सन एंड डॉटर में। देखो बच्चों, जो फीमेल है, फीमेल के अंदर एक्स कॉपी होती है सेक्स क्रोमोसोम की, ठीक है, और जो मेल होगा उसमें XY होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यहां पर वो अपना एक्स क्रोमोसोम सन को भी ट्रांसफर कर सकती है और डॉटर को भी, बट इसमें वो क्या है, उसका जो एक्स है, एक्स जाएगा डॉटर पे और वाई जाएगा सन। तो अगर हम यहाँ पर वुमेन की बात करें तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा बोथ सन एंड डॉटर। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा बोथ सन एंड डॉटर। ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीनोटाइप्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर IA एंड IB। क्रॉस दिया है बच्चे, और इनके डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप और फिनोटाइप बताना है। 2017 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हम देखते हैं इसको। हस्बैंड का क्या दिया है? IA, लिख लेते हैं इसको IA IB। ठीक है, वाइफ को हम अलग कर देते हैं, है ना। वाइफ का क्या दिया है? IA एंड स्मॉल i। ठीक है, अब अगर इनके गैमिट बनाते हैं तो यहां गैमिट बने IA IB, इधर गैमिट बने IA स्मॉल i। क्रॉस किया हमने IA को IA के साथ। आप पन्नेट स्केयर भी यूज कर सकते हो। इसको इसके साथ किया IA स्मॉल i, इसको इसके साथ किया, यहां आया IA IB। मैंने A पहले लिखा, अल्फाबेटिकली पहले आ रहा वो है ना, वैसे डोमिनेंट A और B दोनों ही होते हैं। यहां पर IB एंड स्मॉल i। इसको थोड़ा सा सही से करके दिखा देते हैं, बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, यहां आएगा IB एंड स्मॉल i। तो आप क्या देख रहे हो, कितने टाइप के जीनोटाइप बने यहाँ पर? जीनोटाइप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बेटा जीनोटाइप कितने बन रहे हैं यहाँ पर? पॉसिबल जीनोटाइप बन रहे हैं 4। अब फिनोटाइप भी पूछा गया है। फिनोटाइप होता है फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब फिनोटाइप में फिजिकल अपीयरेंस क्या है? ये जो दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन से, सॉरी इसको थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देते हैं, बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, है ना। ये जो कंडीशन है, कंडीशन IA एंड IAE, ये दोनों कंडीशन ब्लड ग्रुप A को दिखाएगी। यहां से ब्लड ग्रुप A आएगा, तो एक फिनोटाइप ये होगा, यहां से आएगा A एंड B और यहां से आएगा B। तो कितने फिनोटाइप हो गए? 3 फिनोटाइप हो गए हैं। ठीक है, और कितने जीनोटाइप हो गए? 4। तो टोटल हमारे रहे 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप। करेक्ट आंसर रहेगा C। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इन द पीरियड फॉर मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जब उसने किया था तो उसका ईयर पूछा गया है। ईयर हमने अभी मेंशन भी किया था, 1856 और 1863 इसका ईयर था, बट इसका काम कब पब्लिश हुआ? 1865 में। रीडिस्कवर पूछा जाए
तो 1900 में आएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए है। मेंडल का जो ईयर है वो 1856 और 1863 था, 7 ईयर इसने काम किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर caused due to a problem in globulin molecule। हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। ठीक है, अगर हम बात करें पहली की, बोथ आर ड्यू टू द क्वालिटेटिव, ये गलत है। तो हम थोड़ा सा एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों ही हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, बट इनमें डिफरेंस क्या है? ये दो टाइप की है बच्चों, एक होती है अल्फा और एक होती है बीटा। अल्फा के अंदर अल्फा चेन ग्लोबुलिन की अफेक्टेड होती है, अल्फा चेन क्रोमोसोम 16 पर, और बीटा की होती है क्रोमोसोम 11 पर। तो बच्चा कई बार नंबर याद नहीं रख पाता, कैसे याद करना है? अल्फा पहले आ रहा है तो उसका नंबर ज्यादा है, तो 16 क्रोमोसोम इसके लिए होगा और 11 क्रोमोसोम बीटा वाले के लिए होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, थैलेसीमिया जो डिजीज होती है इसमें जो अमाउंट है वो टू फ्यू सिंथेसिस हो रही है, बहुत कम सिंथेसिस हो रही है, किसकी? ग्लोबुलिन चेन की। तो अब ये अमाउंट से रिलेटेड है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हो गया। सिकल सेल एनीमिया के अंदर पॉइंट म्यूटेशन होती है और यहां जो सिंथेसिस होगी वो नॉन फंक्शन है, नॉन फंक्शनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, या हम बोलेंगे इनकरेक्ट नॉन फंक्शनिंग ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल। कि वो चेन तो बन रही है बीटा ग्लोबुलिन की जो चेन है, बट वो डिसऑर्डर कैसे हो जाता है कि जो आरबीसी की शेप है वो सिकल शेप की हो जाती है। सॉरी, अब सिकल एक शेप है, अब इसमें क्या होगा, वो इस तरीके से हो जाएगी, है ना, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स भी कम हो जाएंगे, है ना। तो नॉन फंक्शनिंग ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बनेंगे इस डिसऑर्डर में। एनीमिया क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनीमिक हो जाएगा पेशेंट। ठीक है, तो इसका जो अगर हम देखें तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो गया बच्चों। क्या है सिकल सेल एनीमिया? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो इससे हमें आसान हो जाएगा इन स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना। पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, दोनों को क्वालिटेटिव बोला है। दूसरी भी गलत है, दोनों को क्वांटिटेटिव बोला है। तीसरी में क्या आएगा? थैलेसीमिया इज लेस सिंथेसिस। बिल्कुल, टू फ्यू का मतलब ही क्या होगा? लेस सिंथेसिस, कम अमाउंट बनेगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन सी है। डी इसलिए इनकरेक्ट हो गई, किसने इसको क्वांटिटेटिव बोला है, जबकि ये क्या है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह का जो हमारा क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, ये हमारी एनसीईआरटी में बिल्कुल मेंशन था। ठीक है, तो कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है। अब तो वैसे भी हमारा सिलेबस सारा बच्चे एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है। ओके, अब यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है। क्रोमोसोम थ्योरी इनहेरिटेंस प्रपोज्ड बाय सटन, बिल्कुल करेक्ट। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसने दिए थे? मेंडल ने, ये भी करेक्ट। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वर डिस्कवर्ड बाय सटन, ये गलत है, ये हमारे टीएच मॉर्गन ने दिया था। टीएच मॉर्गन ने। 3 साइंटिस्ट जिन्होंने इंडिपेंडेंट वर्क किया था, मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था। रीडिस्कवरी 1900 में 3 साइंटिस्ट पूछ लिए जाए तो याद रखना है, डी वेरिस, कोरेंस, टेशमैट। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। तो इसका जो अगर हम आंसर देखें, रॉन्ग आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन 25। The recessive genes located on X chromosome in human are always, ये 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। रिसेसिव जीन पूछा है X क्रोमोसोम पे। अब रिसेसिव की अगर बात करें तो मेल के अंदर XY है, वहां पर उसका जो X कंडीशन होगी वो रिसेसिव को ही एक्सप्रेस कर रहा है। रिसेसिव जीन X क्रोमोसोम पे तो एक्सप्रेस्ड इन मेल होगा, फीमेल नहीं हो सकता, क्योंकि फीमेल के पास X और X होता है।
ठीक है, लिथल भी नहीं है, सब लिथल भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस अब कम हो गए हैं क्योंकि इस तरह की टर्म्स हमारे एनसीईआरटी में गिवन भी नहीं है। इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरी अ वुमेन हु इज होमोजाइगस, ये क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा। कलर ब्लाइंड मैन मैरी, अब मैन यहाँ पर कलर ब्लाइंड है, तो कलर ब्लाइंड की कंडीशन क्या है, मैन के पास एक एक्स है, ये एक्स लिंक्ड है, तो यहाँ पर हम सी दिखा देते हैं कि एक्स जो है डिजीज वाली कंडीशन को दिखा रहा है, एक्स पे सी है, और जो वुमेन है, वुमेन होमोजाइगस है नॉर्मल कलर के लिए, तो नॉर्मल मींस एक्स वाई पैटर्न है। अब इसके हम गैमेट्स बनाते हैं, पन्नेट स्क्वायर पे पुट करेंगे सीधा, एक्स सी और वाई, इधर से हमने ले लिया एक्स एंड वाई, क्रॉस किया एक्स सी एक्स एक्स वाई, ठीक है, एक्स सी वाई एंड सॉरी इधर मैंने क्या किया एक्स सी एंड वाई, ये सॉरी वुमेन का यहाँ गलती से लिखा बेटा, मिस्टेक किसी से भी हो जाती है ना, यहाँ एक्स आएगा, ठीक है। ओके मैम क्या कर रहे हो आप, यहाँ रिप्रेजेंटेशन में गलती है, बाकी पढ़ाया मैंने बिल्कुल ठीक है। कभी आप लोगों को लगे कि ये आपने क्वेश्चन आपने करेक्ट नहीं किया मैम, तो बच्चे ये करेक्ट कर दिया है, तो इधर हमारी क्या कंडीशन आ जाएगी, ये हमारी फीमेल थी एक्स और एक्स, तो यहाँ हो गया हमारा एक्स वाई। तो इधर आप क्या देख रहे हो, यहां पर आप देख रहे हो कि जो फीमेल है वो कैरियर है ना, और जो मेल है वो अनअफेक्टेड है, तो प्रोजेनी में उसका सन कलर ब्लाइंड होने की चांसेस नील है, नील है, बिल्कुल नील है, क्योंकि यहाँ पर वो कलर ब्लाइंड किस केस में होगा, जब उसकी मदर या तो कैरियर रही होगी या फिर वो क्या रही होगी, कलर ब्लाइंड, ये दो कंडीशन में उसका सन क्या होगा, कलर ब्लाइंड। बट यहाँ पर क्या था, वो नॉर्मल विजन दे रहा है, तो नॉर्मल विजन की वजह से सन के आने के चांसेस क्या हो गए, नील, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज, अब ट्रू ब्रीडिंग वर्ड एनसीईआरटी में बिल्कुल स्टार्टिंग में चैप्टर में गिवन था, आपको लर्न रखना है, ट्रू ब्रीडिंग बोल दिया गया है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन है, इट मींस उसका जो पैटर्न है इनहेरिटेंस का वो स्टेबल होना चाहिए, तो ये क्या शो करेगा, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, पैटर्न क्या शो कर रहा है, स्टेबल रहना है, तो इसके अपने जैसे ही टाइप की कंडीशन पैदा करेगा ये, तो क्या आएगा बच्चे इसका करेक्ट आंसर, नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। अगली स्टेटमेंट पूछे ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव, अगली तो बिल्कुल ही गलत है भाई, ठीक है, वन दैट इज एबल टू ब्रीड, ये भी गलत हो गई, और नीचे वाली इसलिए गलत है क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, ठीक है, नियर होमोजाइगस प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ऑन काइंड, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 28, इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 dihybrid flies, more parental type offspring were produced than the recombinant type, ये लिंकेज से रिलेटेड टॉपिक है हमारा, तो यहाँ पर आपको पूछा गया मोर पेरेंटल है, इस चीज को ऐसे लिखना है, अगर पेरेंटल ज्यादा है रिकॉम्बिनेशन से, इट मींस कि जीन जो है वो टाइटली लिंक्ड थे, इसीलिए ज्यादा पेरेंटल आने के चांसेस है, और यहाँ रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, कम, बट अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता तो डिस्टेंस ज्यादा होता, थोड़ा डिस्टेंस और दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है, अगर रिकॉम्बिनेशन होता तो दो जीन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता, मोर डिस्टेंस, तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और रिकॉम्बिनेशन उस केस में बढ़ जाता है, बट हमारा
करेक्ट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर पूछा है मोर देन, पूछा है रिकॉम्बिनेशन से ज्यादा। तो ऑप्शन देखते हैं, 2 जीन आर लोकेटेड ऑन 2 डिफरेंट, ये गलत है, एक ही जीन पे। क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, अब यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है मोर के लिए, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, 2 जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सेम क्रोमोसोम पर 2 जीन लिंक्ड है, टाइटली लिंक्ड है, इनको टाइटली लिंक्ड बोला है हमने, तो टाइटली लिंक्ड जीन है ये, इसीलिए यहां पर पेरेंटल आने के चांसेस ज्यादा है, तो इसका ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 29, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लाइडी, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब एन्यूप्लाइडी का मतलब क्या होता है, फेलियर ऑफ सेपरेशन बोलो या सेग्रीगेशन, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स का सेग्रीगेशन नहीं हो पाता, तो आइदर इट इज गेन और लॉस, क्रोमोसोम का या तो गेन होगा या लॉस। तो डाउन सिंड्रोम में आप देखते हो 21 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो रखी है यहाँ पर, तो ये गेन था, गेन की कंडीशन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक्ड, ये गलत है, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो आंसर क्या रहेगा, ए बी सी क्या होना चाहिए था, करेक्ट, तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन 30, मैच द टर्म्स इन कॉलम 1 विद देयर डिस्क्रिप्शन, हम देखते हैं मैच। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2016 के अंदर पूछा गया है। डोमिनेंस क्या होता है, पढ़ते हैं, मैनी जीन गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर, गलत। इन अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये करेक्ट है बच्चे इसके लिए। ये हम देखते हैं ये क्या लिखा है, हेट्रोजाइगस। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है और इसमें केवल टोल अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, तो ये डोमिनेंस का है स्टेटमेंट 2। कोडोमिनेंस क्या है, इन अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ अलील एक्सप्रेस देमसेल्फ, जब दोनों अपने एक्सप्रेशन को यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बी एग्जाम्पल बन गया, तो इसका है 3। पीलियोट्रोपी हमने देखा था, सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मैनी कैरेक्टर, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या हो गया, मैनी जीन गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर। इसका हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। पॉलीजेनिक, बाकी हम तीनों पढ़ चुके हैं। पोली मीन्स मैनी, जेनिक मीन्स क्या आएगा यहाँ पर, जीन। मैनी जीन कंट्रोल अ सिंगल ट्रेट या सिंगल फिनोटाइप समझो, मैनी जीन कंट्रोल सिंगल फिनोटाइप। अब कैसे, स्किन कलर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब स्किन कलर में क्या है, एक से ज्यादा, अब मैं इसकी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन लिख रही हूँ, ए बी एंड सी, एक से ज्यादा जीन है बट ट्रेट क्या रहेगी, सिर्फ स्किन कलर, ठीक है। तो इसका ह्यूमन स्किन कलर जो है इसका बेस्ट एग्जांपल बनता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें आएगा आपका एक जीन मैनी ट्रेट और इसमें आएगा मैनी जीन सिंगल ट्रेट या सिंगल फिनोटाइप। तो ये हमने मैच कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट, F1 बताना है, रिजल्ट क्या रहेगा। अब यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है, दोनों ही होमोजाइगस, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये रिसेसिव है। अगर हम इनका गैमेट बनाते हैं तो हमने इधर देखा, हमारी जो F1 है, F1 प्रोजेनी क्या रहेगी, F1 प्रोजेनी में सारे प्लांट हमारे टॉल रहेंगे। F2 में हमारा क्या रहेगा,
F1 को F1 से क्रॉस किया तो हमारा F1 को F1 से क्रॉस किया तो आपका जो रेशो है वो 1:2 रेशो आएगा। ठीक है, ये क्रॉस सभी को आना चाहिए। सिंपल क्रॉस है बच्चे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। तो आपने देखा ये वाली जो कंडीशन है ये आपकी है 1/, अगर हम देखें टोटली ये क्या आ रहा है आपका टोल आ रहा है, तो 1 रेशो आ गया, टोल वाला 1/4 है, तो यहाँ पे आपका 1 टोल होमोजाइगस है, टोल हेट्रोजाइगस है और 1 रेशो ड्वार्फ की रही। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ही इसका क्या रहेगा, ए। हमने देख लिया ये हमारा प्योर रिसेसिव था, ये दो हमारे क्या थे हेट्रोजाइगस टोल। तो सीधा सीधा था ये क्वेश्चन, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। 32nd क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एप्रोप्रिएट डिस्क्राइब हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बार बार आ रहा है भैया, ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर रिसेसिव ट्रेट है। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अफेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर फीमेल जो है वो अनअफेक्टेड कैरियर होती है ना, अनअफेक्टेड कैरियर है तो मेल की प्रोजेनी के चांसेस है हीमोफीलिया होने के। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर देखे, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है। उसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। 33 मल्टीपल अलील्स आर प्रेजेंट। मल्टीपल अलील या मल्टीपल डोमिनेंस भी बोलते हैं, मोर देन 2 अलील, मोर देन 2 अलील। अलील इज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। इसका मतलब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के तो चांसेस बिल्कुल ही नहीं है, नो क्रॉस ओवर इज फॉर्म्ड मल्टीपल एलिलिज्म में। ठीक है, तो ये सेम लोकस पे होने चाहिए। ठीक है, किस पे होने चाहिए, सेम लोकस पे, जैसे ए बी सी मैंने सेम लोकाई पे बना रही हूँ, तो यहाँ पर इसको याद रख लो, मल्टीपल एलील जो है सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम पर लाई करेंगे। ये गिवन थी स्टेटमेंट, एनसीईआरटी से है ये क्वेश्चन। 34 which Mendelian idea is depicted by a cross in which the F1 generation resemble the both parent। अब दोनों पेरेंट्स अपने कैरेक्टर दिखाए, ऐसा कब होता है, ब्लड ग्रुप ए और बी, ए बी आने के जब चांसेस होते तो वहां पर कंडीशन ए और बी दोनों ही टाइप का जो शुगर है वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसका जो केस होगा वो कोडोमिनेंस रहेगा। इनकम्प्लीट में तो इन बिटवीन आ जाता है बच्चों, डोमिनेंस आपने देखा है तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, तो क्या आएगा इसका आंसर, दोनों ही रिजेंबल होते कोडोमिनेंस के केस में। ठीक है, तो F1 के अंदर दोनों ही हमारे पेरेंट्स जो है वो रिजेंबल करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है जो 35 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा है, ऐसे जो क्वेश्चन है यही गलत होते हैं, यहां लिखिएगा बच्चे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है कि दो जीन जो है वो 50% रिकॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। अब 50% रिकॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ गया है। एक चीज याद रख लो कि अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होने का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज ग्रेटर, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज हाई। ये कंडीशन तभी सक्सेसफुल है अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो नॉन लिंक्ड जीन होंगे, मतलब वो टाइटली पैक्ड नहीं होंगे। इस केस में आपका जो डायग्रामेटिक है वो इस तरीके से बनेगा, बट अब यहाँ पर नॉट ट्रू बोला है, 50% वो रिकॉम्बिनेशन दिखा रहा है तो मतलब टाइटली लिंक्ड नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, तो यहाँ इनकरेक्ट क्या आएगा, जीन आर टाइटली लिंक्ड, ये इनकरेक्ट बन गया। पहला इसलिए करेक्ट है कि सेम क्रोमोसोम पे है, मोर देन 1 क्रॉसओवर बनेगा यहाँ पर क्योंकि 50% रिकॉम्बिनेशन आ रहा है, डिफरेंट क्रोमोसोम पर जीन है, जीन शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इनकरेक्ट हमारा क्या जाएगा, जीन आर टाइटली लिंक। टाइटली लिंक जीन को हम बोलते हैं लिंक्ड जीन, और लिंक जीन के अंदर डिस्टेंस क्या होगा, कम, डिस्टेंस क्या है, कम। अब डिस्टेंस जो है वहां पर कम है, इट मीन्स
पेरेंटल कंडीशन आएगी, पेरेंटल कंडीशन अपीयर होगी ज्यादा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों? ऑप्शन सी। तो आज की हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो थैंक यू, आप सबको फिर से वेलकम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड प्लीज कमेंट। थैंक यू एवरीवन।